हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2023 जो कि दिसंबर में होने वाला है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट 2012 में जो बाल विकास व शिक्षण शास्त्र यानी कि सीडीपी के जो 30 क्वेश्चन आए थे उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं एकदम प्रॉपर जो 2011 से पेपर हुआ था वहाँ से चल रहा हूँ। पहला पेपर 2011 का कराया था, फिर उसके बाद सीडीपी का ही चल रहा है अभी। उसके बाद मैंने 2012 जो जनवरी में हुआ था उसको करा दिया है। इन दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसके साथ साथ ये तीसरा है। ठीक है, और उसके साथ अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर का पेपर और किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और सीटेट की अगर आपको सिलेबस रिक्वायरमेंट है हिंदी या इंग्लिश में तो मैंने टेलीग्राम लिंक भी दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पूरे सिलेबस को, पेपर 1 और पेपर 2 को। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में। ठीक, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गतिक यहाँ पे बोला गया है, सूक्ष्म गतिक यानी कि बहुत ही थोड़ा सा गति कर रहा है, मतलब मूवमेंट बहुत ही हल्का है। ठीक है, तो यहाँ पहला है लिखना, चढ़ना, फुदकना, दौड़ना। तो दौड़ेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोमेंट हो रहा है। फिर चढ़ना, ये भी बहुत ही ज़्यादा मोमेंट है। फुदकना कितना भी करेंगे तो फुदकने का मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ा बहुत इधर उधर करना। या किसी ह्यूमन बीइंग को ले सकते हो यहाँ पे, या किसी पक्षी को भी फुदकना। आप पक्षी के बारे में ज़्यादा सुने होंगे तो वहाँ भी मोमेंट ज़्यादा हो जाता है। जो लिखना होता है उसमें मोमेंट बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि सूक्ष्म मतलब बहुत कम गति कौशल कौन सा है यहाँ पे, सूक्ष्म गतिक। तो ये हो जाएगा लिखना। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। मैं इसकी थोड़ी सी थिकनेस इंक्रीज कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा प्रॉपर में दिखे। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, दूसरा है आत्मसिद्धि के भाव, तीसरा है जीवन के विषय में परितृप्ति, और दुश्चिंता और स्वयं में सरोकार। तो किशोर डैश बोला गया है, यहाँ पे क्या आएगा, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। जो किशोर होते हैं वो दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। ठीक, ये आपका पैडागॉजी पूरा है। इसके बारे में आपको फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, मैं हर वीडियो में बताता हूँ। पहले आप प्रॉपर तरीके से इसके सिलेबस को पढ़िएगा। जो लोग तैयारी कर चुके हैं और जो अभ्यर्थी फेल हो गए हैं वो लोग तो डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सिलेबस कवर कर लिया है। लेकिन जो अभ्यर्थी अभी पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो पहले जाके सिलेबस कवर करें, नहीं तो आपको समझ में तो आएगा लेकिन 50% ही क्वेश्चन समझ में आएंगे और 50% पैडागॉजी या कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हो, लेकिन जो अभ्यर्थी प्रॉपर तरीके से सिलेबस कवर किए होंगे तो उनको प्रॉपर समझ में आएगा, हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट उन्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस वहाँ पे अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अगर जिन्होंने सिलेबस कवर नहीं किया तो थोड़ा सा उन्हें कुछ क्वेश्चन में दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले सिलेबस को आप अच्छे से पढ़ा करिए, जिसकी और सिलेबस ना करने की वजह से ही जो फेल हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में इस बार जो अगस्त में पेपर हुआ था, यही रीज़न है कि आप सिलेबस को कवर नहीं करते, बस क्वेश्चन पढ़ के चले जाते हो। ठीक है, फिर इसके बाद है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्थीमिया। तो जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि डिसेबिलिटी होती है, उसे बोलते हैं यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा लग रहा है इसमें गलत हो गया है, यहाँ पे डिस्ग्राफिया होना चाहिए, यहाँ पे डिस्ग्राफिया, ये डिस्ग्राफिया यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, ये होता है डिस्ग्राफिया, स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक होगा ये टाइपिंग में, तो इसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया गया है आंशिक पुनर्वलन। पहला है वास्तविक कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, दूसरा है पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, सतत पुनर्वलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा फोर्थ का हो जाएगा थर्ड, सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभाशाली विद्यार्थी। प्रतिभाशाली विद्यार्थी का मतलब जैसे बोलते हैं ना सृजनात्मक, तो स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं। ऐसा नहीं, अंतर्मुखी का मतलब अपने में ही क्या रहते हैं, क्या प्रतिभाशाली नहीं, वो अन्य चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं। अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते, बिल्कुल कर पाते हैं जो प्रतिभाशाली होते हैं, और हर एक अपनी आवश्यकताओं को बहुत ही अच्छे ढंग से करते हैं। ठीक है, थर्ड है अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं और शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो फिफ्थ का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड,
अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। तो आपका फिफ्थ का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने कहा है कि वाइगॉत्स्की, जीन पियाजे, कोहलर, ये तीन तैयार कर लेंगे तो तीन क्वेश्चन आपका रेडी हो जाएगा। ठीक है, वाइगॉत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, पहला है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, बच्चे उन संबंधों की संगति में सिस्टम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है, ऐसा नहीं है, सहयोगात्मक समस्या समाधान, और चौथा है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। तो बोला है कि वाइगॉत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ, वाइगॉत्स्की का सिद्धांत ये है, इसके 2 पॉइंट में हर बार बताता हूँ, बस 2 पॉइंट याद रखना कि वाइगॉत्स्की ने जो है सामाजिक और सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था। एक तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा सिद्धांत दिया था, और ये पूछा जाता है कि वाइगॉत्स्की ने किसके ऊपर बल दिया है। तो यहाँ भी क्वेश्चन में यही तो मतलब यही क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है। तो वाइगॉत्स्की ने जो है भाषा पर और समाज पर, समाज में रहते हुए बच्चा जो सीखता है इस पे और ये भाषा पे, इन दोनों पे बल ज़्यादा दिया है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो सहयोगात्मक समस्या समाधान है, तो समाज में रहते हुए बच्चा बहुत ही अच्छे से सामाजिक स्तर से सीखता है, इसीलिए इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, इसमें दिया गया है चिंतन के सूचना प्रकरण सिद्धांत में निम्नलिखित में से चरण आते हैं, प्रक्रिया, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका अरेंज ऑर्डर मतलब बताना है। ठीक है, तो 7 का जो यहाँ पे ऑप्शन है प्रतिक्रिया, क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, पूर्व प्रक्रमण, श्रेणीकरण, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा तभी कर पाओगे। तो जो इसका आपका राइट आंसर होगा 7 का, हो जाएगा फोर्थ। यहाँ पे थर्ड पहले आएगा, थर्ड यानी कि पहले ही आएगा, फिर फोर्थ आएगा, फिर उसका सेकंड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, तो यानी कि राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, फिर इसके बाद देखेंगे एक बच्चा जो से ग्रस्त है वह सा को वाज पढ़ता है और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। तो पढ़ने संबंधी समस्या है, तो पढ़ने संबंधी समस्या को क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सारे जो डिसेबिलिटी होते हैं अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने संबंधित निर्योग्यताएं सामान्यतः लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती हैं। बिल्कुल गलत, ऐसा ये लिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे किसी एक लिंग को प्राथमिकता दी जा रही है, तो ये क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। अधिकतम उन बच्चों को पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की, ये भी गलत है, और ग्रामीण क्षेत्रों में संबंध रखते हैं, ये भी ऐसा कुछ नहीं है। उन बच्चों में पाई जाती है जो विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, ये थोड़ा सा बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन एक और दिया गया औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्ध वाले कोई बच्चों में पाई जाती है, तो यहाँ पे निर्योग्यताएं बोली गई हैं। ठीक है, सामान्यतः तो निर्योग्यता उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से, अगर कोई माता पिता किसी भी डिसेबिलिटी से थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है तो चांस रहता है कि बच्चों में उस टाइप की सोच और समझ बच्चों में भी दिखती है। ठीक है, ऐसा मतलब 90% ही होता है, जरूरी नहीं होता कि वो बच्चे, क्योंकि ऐसे साइंटिस्ट भी हैं जिन्होंने बोला है कि ये माता पिता अगर कम बुद्धि के हैं, जरूरी नहीं होता कि बच्चा भी आपका कम बुद्धि का हो, लेकिन ज़्यादातर केस यही मिलती है कि माता पिता का, और बोला आनुवंशिकता आपने पढ़ा होगा, तो माता पिता का इफेक्ट बच्चे पे पड़ता है लगभग 80 से 90%, 10% ऐसा रूल फॉलो नहीं होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ऑप्शन में थोड़ा सा बाद में दिखाता हूँ इसको। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो ये कह रहे हैं कि नियमित उपस्थिति मतलब बच्चों को रोजाना आए स्कूल में, इसके लिए आपको कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानून दंडनीय अपराध देना, दंड तो देना ही नहीं है बच्चों को। विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त करना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा कि किसी को भेज के घर से ले आना। फिर चौथा दिया गया है, तीसरा दिया गया बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना, ये भी गलत है, ऐसा कुछ भी, ये इसे बोल सकते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन, यानी बाहरी मोटिवेशन है। आवासीय विद्यालय खोलना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो गया? फोर्थ हो गया। एक्चुअली होता क्या है, विद्यालय में वंचित बच्चों की नियमित उपस्थिति हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु आवासीय विद्यालय खोलना सर्वाधिक उपयुक्त होगा। इसमें ऐसे बच्चों को उपयुक्त वातावरण के साथ साथ अधिगम के अधिक अवसर भी प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, जिससे बच्चा आसानी से सीख सकता है। आगे देखेंगे
विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है पुरुष या महिला को समान संख्या में भर्ती करना, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और सख्ती से उसका पालन करना, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि सर्वोच्चम तरीका मतलब सर्वोच्च तरीका कौन सा है जिससे लिंग भेदभाव ना हो। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए लिंग से। और शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान, मतलब उनके बारे में उन्हें जानकारी होनी चाहिए जिससे कि इस टाइप का कोई भी एक्टिविटी लिंग से रिलेटेड ना हो। जैसे कि बोला जाता है कि लड़के मैथ्स में ज़्यादा अच्छे होते हैं लड़कियों से, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लड़कियां भी अच्छी होती हैं। ठीक, बोला जाता है कभी कभी कि लड़कियां हर बात पे रो देती हैं, लड़के नहीं रोते हैं, तो ये भी एक तरीके से ये लिंग भेदभाव है। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, ये हमारा मिथ है एक तरीके का। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों के निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। वह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, यह हास्याकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की क्रिया का अनुगमन करता है, यह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है, यह हाथ में लिए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। ठीक है, क्योंकि हर बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नता अलग अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय जरूर होना चाहिए। विद्यार्थियों समावेशन, अभिभावकों समावेशन, विद्यार्थियों भविष्यकरण, अन्य शिक्षकों समावेशन। तो 13 का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो की सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का और समावेशन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक, नेक्स्ट 14 इसमें दिया गया है कि वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन परिहार अभिविन्यास, कार्य परिहार अभिविन्यास, नैपुण्यता अभिविन्यास, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। तो वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षिक दक्षता की हार्दिक इच्छा रखते हैं तो उनके पास क्या होता है। ठीक है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, निष्पादन उपागम और अभिविन्यास। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा टफ होते हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा अच्छे से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो और उनमें परिपूर्णता की अपेक्षा करने, दूसरा है मुक्त अंतर वाली सामग्री उपलब्ध कराने, और तीसरा है मुक्त खेल के लिए समय देने, और चौथा है सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, तो अवसर उपलब्ध कराना ज़्यादा बेटर माना जाता है, तो 15 यहाँ पे लेकिन दिया गया कि जब विद्यार्थी स्वयं में कोई कार्य, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। तो सबसे ज़्यादा बेटर लग रहा है कि जब विद्यार्थी स्वयं में कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने में, तो ये बेस्ट ऑप्शन 1 लग रहा है। ठीक है, इसके बाद दिया गया है कि निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठचर्या से संबोधित किए जाने की आवश्यकता से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों में विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदी विकसित होने की कम संभावना होती है। पाठ योजना बनाने और गतिविधियों के में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 16 का, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान को बहुत संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में दिया गया है कि सफल समायोजन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण, यहाँ पे पृथक्करण है। ठीक, अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन और संवेदनशील बनाना। 17 का जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट हो जाएगा, पृथक्करण। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। याद रखिएगा, सीटेड पेपर थोड़ा टफ आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हल्के में हर बार तो कम से कम 3-4 साल से तो और ज़्यादा टफ आ रहे हैं, तो इसीलिए ज़्यादा लोग फेल हो रहे हैं। तो तैयारी अच्छे से करिएगा, देख रहे हैं ना क्वेश्चन का लेवल क्या है।
पता ही नहीं चलेगा आपको कि कहाँ से क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। बोला गया है कि विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह क्या है। सही उत्तर प्राप्त करने के सामान्य और एक उपागम होता है। समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है। समस्या कथन के संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। समस्या मौलिक होती है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, समस्या कथन के संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। 19 देखेंगे, इसमें दिया गया है नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। तो इसमें आप नर्सरी में सबसे पहले क्या पढ़ाना चाहिए, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेरा परिवार, क्योंकि बच्चा परिवार से ही शुरू करता है हर चीज़ सीखना, तो उसे जल्दी चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को समूह गतिविधियों के दौरान समाजमिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुननी चाहिए। सुबह प्रत्येक बच्चों को अभिवादन करना चाहिए। विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ, विभेद नहीं करना चाहिए। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए बच्चों में विभेदन नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए, तभी आपका सकारात्मक वातावरण डेवलप हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि बच्चे द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये तो गलत ही लग रहा है मुझे, क्योंकि सत्य पूछा गया है यहाँ पे, कथन सत्य है। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा, ये भी गलत है, ऐसा नहीं टीचर को सोचना है। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। ये थोड़ा सा बेटर है, लेकिन एक ऑप्शन और है तो उसको भी देख लेते हैं। चौथा दिया गया है कि यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन होगा 21 का, वो आपका फोर्थ ही ऑप्शन राइट होगा। ठीक, यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को नहीं सुधार पा रहा है तो यानी कि यह संकेत कर रहा है कि शिक्षा व्यवस्था जो है वो असफल है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन के दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उन्हें महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है और मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। मतलब बच्ची को भी चेंज करके क्वेश्चन पूछना चाहिए था यहाँ पे। राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही और इस तथ्य को पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने में योग्य नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे जो आपका 22 राइट आंसर होगा वो होगा आपका कि जो मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। तो क्योंकि यहाँ पे टीचर को ना जब गर्ल्स से पूछा गया तो ये बोल रहे हैं ना कि मोहन बताने में जब संघर्ष कर रहा है तो उसने प्रश्न के शब्दों को टीचर ने बदल दिया, तो उसको थोड़ा और समझ में आ सकता है। तो ऐसा लड़की थी राधिका, उसके साथ भी नहीं पूछना चाहिए था टीचर को। अगर टीचर नहीं पूछ रही तो ये इसी को बोल रहे हैं कि ये लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, उन्हें हर एक बच्चे को समान रूप से क्वेश्चन पूछना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सर्वाधिक बढ़ावा देगा। प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, परीक्षण करने की प्रवृत्ति, स्मृति, अनुशासित स्वभाव। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। नेक्स्ट, इसमें दिया गया है भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई स्वनिम, दूसरा है संकेत प्रयोग विज्ञान, तीसरा है वाक्य और चौथा है रूपिम। तो 24 राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला। इसे भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई स्वनिम होती है। ठीक, नेक्स्ट, इसमें दिया गया है कि बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, मध्यम, कम से कम, पूर्ण, उच्च। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। इसमें दिया गया बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है कि, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, देखिए बहुबुद्धि का सिद्धांत आ गया था, अब इसके अंदर की बातें आपको पता होनी चाहिए। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्ध से संबंधित नहीं है।
बुद्धि प्रकरण प्रक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। विविध तरीकों को सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जा सकता है। तो 26 राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। याद रखिएगा सीटेट में एक चीज़ थोड़ा सा, अगर जो सबसे बड़ा ऑप्शन दिखे, नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो जो सबसे बड़ा ऑप्शन है अगर वो लगाएंगे ना तो 90% चांस रहता है सही होने का। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। ये बहुबुद्धि सिद्धांत के लिए बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय किसकी? सिवाय विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां, विद्यार्थियों की क्षमताएं। तो 27 राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। इसके सिवाय, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के सिवाय सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित पे ध्यान देना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट। इसमें दिया गया है कि ए जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है, जो धनी आदमी है, और दूसरे को एक निर्धन परिवार में रखा जाता है। तो 1 वर्ष बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? तो इसमें ऑप्शन दिया है कि धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फिर सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। तो देखिए फैसिलिटी पे थोड़ा डिपेंड करता है। अगर बच्चा खान पीन अच्छा रखता है या फिर फैसिलिटी उसे अच्छे से मिलती है तो ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है। तो 28 का राइट आंसर होगा जो वो आपका सेकेंड हो जाएगा। सामाजिक आर्थिक स्तर पर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है वैसे, लेकिन बुद्धि लब्धांक तो लगभग वैसा ही रहता है, लेकिन ये है कि फैसिलिटी, जैसे मान लीजिए कि अगर खान पीन या फिर खाने पीने की चीज़ें अच्छे से बच्चे को मिल रही है, उसका पोषण अच्छे से हो रहा है, तो थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है। लेकिन सी टेट की तरफ से जो आंसर दिया गया था वो सामाजिक आर्थिक स्तर पर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, बाह्य कारक, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरण। तो 29 राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत संतुष्टि। लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये 2012 का नवंबर का पेपर है। मैं एकदम बेसिक से करा रहा हूँ, ठीक है, 2011 से। 16 वर्षीय बच्चा बोधिलब्ध परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु, तो यहाँ पे IQ इक्वल्स टू क्या होता है? मेंटल एबिलिटी, ठीक है, अपॉन क्रोनिकल एबिलिटी। तो यहाँ पे ये बोला गया कि 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि परीक्षण में 75, मतलब IQ जो है 75 है, और उसकी मानसिक आयु वर्ष पूछ रहा है, मेंटल एबिलिटी पूछ रहा है ये, और यहाँ मल्टीप्लाई 100 भी होता है अपॉन इस क्रोनिकल, मतलब जो उसकी रियल में एज है वर्ष, कितना वर्ष का है? 16 का है, और इंटू 100। तो ये 4 से काट रहा हूँ, 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 25, और ये 25 से मैं यहाँ इसको काट दे रहा हूँ डायरेक्ट इक्वल में, तो 3 जा हो जाएगा, 25 3 जा 75। तो मेंटल एबिलिटी जो होगी वो 3 इंटू ये 4 जो नीचे इंटू हो जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका 12। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। ओके, तो ये थे आपके सीटेट 2012 के CDP के 30 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, और तो 2011 और 2012 जो जनवरी का पेपर हुआ था उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।